हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। पॉलिटी के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट के बारे में। जो फंडामेंटल राइट होते हैं, ये संविधान के भाग 3 में इनका उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इनका प्रावधान है। इसके पहले वाली क्लासों में हमने पहले भाग में बात की थी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ और राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है, ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक में इसका प्रावधान किया गया है। दूसरे भाग में हमने बात किया, पार्ट 2 में हमने देखा कि नागरिकता के बारे में पढ़ा पिछली क्लास में। नागरिकता का जो उपबंध है, ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में किया गया है। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार, जिनका प्रावधान 12 से लेके 35 तक में दिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जो किसी व्यक्ति के लिए जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक हों, ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार मूल रूप से ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हों, यानी जितने भी प्रकार के विकास होते हैं, उन सभी विकास के लिए जो अनिवार्य होते हैं, ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, जितने भी प्रकार के विकास हैं, उन सभी की दृष्टि से जो अधिकार जरूरी होते हैं एक व्यक्ति के लिए अपने विकास करने के लिए, उनको ही हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में यदि हम बात करें, तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों के विषय में जो बात आती है, या जन्म जहां से हुआ है इसका मौलिक अधिकारों का, ये हुआ है ब्रिटेन देश से। ब्रिटेन के राजा थे सम्राट जॉन। इन्होंने 1215 ईस्वी में अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए थे, जिनको हम वर्तमान में मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले अमेरिकी संविधान में वहाँ के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया, और वहीं के अमेरिकी संविधान से ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ बातों के बारे में देखा। हमने बात की कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी सभी प्रकार के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ पर हमने एक बात भी की कि मौलिक अधिकार का जन्म जो हुआ है ब्रिटेन देश में हुआ है। यहाँ के सम्राट थे सम्राट जॉन। सम्राट जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में कुछ अधिकार वहाँ के नागरिकों के लिए प्रदान किए गए थे, जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों के समान ही थे। मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान में स्थान देने वाला पहला देश था, या पहले अमेरिकी संविधान ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं, ये अमेरिकी संविधान से ही ये लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत लिए गए हैं। यहाँ पर हम देखें कि जो भारत में मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी, वो 7 थी। मूल संविधान का यहाँ पर मतलब है कि जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 में, तो उस समय हमारे संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से अलग करके उसे एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। तो इसके बारे में भी हम देखें, जो संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, और एक कानूनी अधिकार और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया है। तो पहले ये मूल अधिकार की श्रेणी में आता था संपत्ति का अधिकार भी, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा करके मूल अधिकारों की सूची से इसको एक कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया है। और पहले जो मूल अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था, ये 31 में आता था। आर्टिकल 31 में या अनुच्छेद 31 में इसका प्रावधान था, लेकिन इसको अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300A में स्थापित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने बात की कि अब जो वर्तमान में मौलिक अधिकार है, ये वर्तमान में इनकी संख्या 6 है।
तो कौन कौन से हैं हम इनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। जो पहला अधिकार है ये है समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है ये इसका जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में इसका प्रोविजन किया गया है। दूसरा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में इसका प्रावधान है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं जो दी जाती हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है ये अनुच्छेद 23 और 24 में इसका प्रावधान है। अगला जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, यानी किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में इसका वर्णन किया गया है। अगला अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं ये 29 और 30 आर्टिकल के अंतर्गत दिए गए हैं। और अगला जो आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32 के अंतर्गत दिया गया है। जब जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके अंतर्गत एक प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी प्रकार के जो हमारे 5 अधिकार हमने अभी पढ़े मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का यदि राज्य या किसी व्यक्ति के द्वारा हनन किया जाता है तो यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 इसमें प्रावधान किया गया है कि वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट वो जा सकता है यदि मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन किया जाता है तो इस प्रकार से जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। तो इसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं इसकी गारंटी लेती है कि यदि राज्य के द्वारा, राज्य का मतलब भी हम यहाँ पर समझेंगे कि राज्य का तात्पर्य क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जो इनकी विशेषताएं हैं, जो मौलिक अधिकार हैं इनकी विशेषताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जो पहली विशेषता है मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी इनकी भी एक सीमा होती है, ऐसा नहीं है कि ये असीमित हैं, यानी इनकी एक सीमा होती है, इनकी असीमित नहीं है। दूसरा है राज्य के विरुद्ध। जो मौलिक अधिकार होते हैं ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, यानी इसमें कहा जाता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। इस प्रकार से ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, निषेधात्मक या नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब है कि ये हमेशा राज्य के विरुद्ध खड़े होते हैं और व्यक्ति के लिए ये प्रदान किए जाते हैं, इस कारण से इसको हम निषेधात्मक कहते हैं। इन्हें सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं होते हैं। इनमें संसद कटौती कर सकती है, लेकिन जो कटौती करती है लेकिन वो संशोधन अधिनियम के तहत उसको कटौती कर सकती है। यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वो निलंबित किए जाते हैं, सस्पेंड उनको किया जाता है। केवल 2 मौलिक अधिकार किसी भी कंडीशन में या एनी कंडीशन उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, जबकि 2 आर्टिकल कौन कौन से हैं, 20 और 21। 20 में प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जबकि आर्टिकल 21 में प्रावधान है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 2 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जिनको किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, जबकि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में निलंबित या सस्पेंड उनको किया जा सकता है। यहाँ पर हम बात करें जो अनुच्छेद जो 19 है, इसमें स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसमें 6 मूल अधिकार तब स्थगित होते हैं। जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं 6 प्रकार की, बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, इस प्रकार की जो स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं, ये जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल
हो तो इन्हें स्थगित किया जा सकता है या ये छीने जा सकती हैं। इन्हें सशस्त्र विद्रोह का यहाँ पर तात्पर्य है कि आंतरिक आपातकाल के आधार पर इन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता है। आंतरिक आपातकाल के आधार पर इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये राष्ट्रीय या किसी विदेशी आक्रमण के दौरान या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो उस समय इस प्रकार के जो अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं व्यक्ति के लिए दी गई हैं, इनका निलंबन किया जा सकता है। लेकिन आंतरिक आपातकाल के आधार पर इनको स्थगित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है। अगली हम बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से कि जो मौलिक अधिकार हैं इनका जो प्रोविजन किया गया है 12 से लेकर 35 तक, तो 12 से 35 तक जो आर्टिकल है इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किस आर्टिकल में क्या उपबंध या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा दी गई है, ये राज्य को परिभाषित यहाँ पर किया गया है या राज्य की परिभाषा यहाँ पर आर्टिकल 12 के तहत प्रदान की गई है या दी गई है। इसमें बताया गया है कि राज्य क्या होगा। जैसे हमने अभी बात की कि राज्य, ये जो आर्टिकल 32 है इसके तहत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है। राज्य का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी व्यक्ति या राज्य किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल होते हैं या राज्य की परिभाषा क्या होती है इसके भी हम समझते हैं। तो संघीय सरकार और भारत की संसद। संघीय सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और भारत की जो संसद है ये आती है किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत। राज्य की सरकार और हम बात करें राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में कौन कौन से आते हैं? विधान परिषद और विधान सभा। कई राज्यों में विधानसभा की ओनली होती है, कई विधानसभा होती है और कहीं पर राज्य परिषद भी, विधान परिषद भी हमें देखने को मिलती है। स्थानीय निकाय, जो स्थानीय निकाय होते हैं जैसे ग्राम पंचायत हुई, जनपद पंचायत हुई, जिला पंचायत हुई, इस प्रकार के जो स्थानीय निकाय के अंतर्गत आते हैं। जबकि अन्य प्राधिकरण में आते हैं जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ऐसी जो संस्थाएं होती हैं ये अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत या प्राधिकरण के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें केवल बताया गया है आर्टिकल 12 में कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। तो राज्य इन सब के लिए राज्य नाम से संबोधित किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत की संसद, राज्य सरकार या राज्य की जो विधानसभा है वो, स्थानीय निकाय और अन्य जो प्राधिकारी होती हैं यानी अन्य जो संस्थाएं होती हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आती हैं। इनमें से यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी इन संस्थाओं में से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के द्वारा वह हाई कोर्ट भी जा सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर गारंटी प्रदान करती है। यहाँ पर हम बात करें जो आर्टिकल जो 13 में प्रावधान किए गए हैं, राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो आर्टिकल 13 में साफ साफ कहा गया है कि राज्य ऐसी किसी भी विधि का या कानून का निर्माण नहीं करेगी जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का यहाँ पर हनन हो। ऐसे किसी भी अधिकार का या कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। अब राज्य की जगह किसी को भी आप ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं संघीय सरकार किसी भी विधि का निर्माण नहीं करेगी। हम यहाँ पर कह सकते हैं भारत की संसद विधि का निर्माण नहीं करेगी। हम यहाँ पर कह सकते हैं राज्य सरकार ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं करेगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि स्थानीय निकाय किसी भी विधि का निर्माण नहीं करेंगी। तो राज्य को यहाँ पर राज्य के अंतर्गत इतने निकाय बताए गए हैं कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आते हैं या कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 13 में प्रावधान है कि राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण या ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा कि जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो। और यहाँ पर यहीं से निकल के आता है जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि जब कानून बनता है तो वो सुप्रीम कोर्ट उस पर देखता है कि क्या जो कानून है
ये जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध तो नहीं है। इसके प्रकार से जो न्यायिक जो जुडिशियल जो रिव्यू है वो इसी के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। यदि कोई कानून होता है वो संविधान के विरुद्ध है या संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है तो उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है उस कानून को खारिज कर देता है। इस प्रकार से जुडिशियल जो रिव्यू की जो पावर दी गई है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है। और जो जुडिशियल रिव्यू है या न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये आर्टिकल 13 से ही निकल के आई है। तो इसमें दिया गया है कि राज्य कैसे कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो। जबकि हमने आर्टिकल 12 में देखा कि राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। अब हम बात करते हैं अगले अधिकार की। जो अगला अधिकार है समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी, जिसका प्रावधान आर्टिकल 14 से लेके 18 में इसका प्रोविजंस या प्रावधान किया गया है। तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 में दिया गया है विधि का शासन और विधि का समान संरक्षण। यानी विधि का यहाँ पर तात्पर्य है कानून का शासन होगा, कानून का शासन होगा और कानून का समान संरक्षण होगा। किसी भी आधार पर, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कानून की नज़र में सभी एक समान होंगे। इसी में कहा गया है कि विधि का समान संरक्षण, यानी एक जैसा कानून सभी पर लागू होगा। किसी भी आधार पर कानून एक जैसा सभी नागरिकों के लिए लागू होगा। इसी में यही कहलाता है विधि का समान संरक्षण, यानी विधि का सभी को समान संरक्षण प्रदान होगा। और विधि का शासन यहाँ पर स्थापित किया गया है कि जो चीजें संविधान में दी गई हैं उनका कानून या विधि का शासन होगा। आर्टिकल जो 15 है, 15(1) में यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी भी धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये 5 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं आर्टिकल 15 में कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता है। जैसे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम होता है तो बाहर के यानी जैसे उत्तर प्रदेश का कोई स्टूडेंट है या फिर हम बात करें राजस्थान का कोई स्टूडेंट है तो उसको यहाँ पर इतनी वरीयता प्रदान नहीं की जाती है। यानी जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है, लेकिन धर्म, जाति और लिंग और वंश या मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगली हम बात करें जो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है, इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, इसके अंतर्गत बताया गया है। अगला है 15(3) के अंतर्गत स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है, इसमें भी ये प्रावधान किए गए हैं। अगला है अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत क्लॉज 4 है, राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष शक्ति या विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 15(4) में प्रावधान है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान वो बना सकती है। जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, तो उनके लिए विशेष कानून बनाने की अधिकार सरकार को प्रदान यहाँ पर करता है आर्टिकल 15(4). अनुच्छेद जो 15(5) है, इसके द्वारा प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, भी हमें ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट नहीं है। अगला है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में जो प्रावधान किए गए हैं रोजगार में अवसर की समानता या लोक नियोजन में अवसर की समानता। जो रोजगार में अवसर की समानता है इसका तात्पर्य है कि किसी भेदभाव नहीं कर सकता, राज्य किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकता है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के
निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का रोजगार में समानता यहाँ पर प्रदान की गई है और किसी भी आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी जो भी गवर्नमेंट नौकरियां आएंगी उनमें सभी व्यक्तियों के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन वो यहाँ पर हम बात करें, अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 15(16)(4) अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में प्रावधान है। इस अनुच्छेद के तहत SC और ST को लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान जो समाज के पिछड़े और शोषित तबके के लोग हैं उनके लिए अनुच्छेद 16(4) में प्रावधान है कि राज्य SC और ST के लिए आरक्षण का यहाँ पर प्रावधान किया गया है और जो OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अगला है 16(5) में यहाँ पर प्रावधान है सरकारी नौकरी में पदोन्नति और आरक्षण। अभी जो सवर्णों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है 10% जो आर्थिक आरक्षण दिया गया है, सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान इस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। जो सवर्ण जाति के जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे या कमजोर परिवार थे उनके लिए 10% गवर्नमेंट ने यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान किया है। और ये जो आरक्षण दिया गया था ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आया या 2019 के माध्यम से इसको 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 व 16 में संशोधन किया गया है। और आर्थिक रूप से जो कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए 10% आरक्षण का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे उनके लिए यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है और 15 और 16 जो आर्टिकल हैं इनमें संशोधन किया गया है। और 103वां संविधान संशोधन है और 2019 में किया गया है। इसके बाद हम बात करें अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है अशरप्तता का अंत। अशरप्तता यानी जिसको हम कहते हैं अनटचेबिलिटी का यहाँ पर संविधान में प्रावधान किया गया है कि किसी भी प्रकार का अशरप्तता या छुआछूत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको समाप्त करने की संविधान प्रावधान करता है। यह अशरप्तता के अंत का जो प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि किसी भी आधार पर छुआछूत संविधान के द्वारा प्रदान नहीं दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो अनटचेबिलिटी या छुआछूत मान्य नहीं होगा, चाहे वो सामाजिक छुआछूत हो यानी कि हम बात करें दैहिक छुआछूत हो या दैहिक अशरप्तता हो, चाहे हम बात करें मानसिक अशरप्तता हो, इन सभी प्रकार की जो अशरप्तता है उसको अंत करने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 17 में। इसी के अंतर्गत जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया और इसी के तहत ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989 लागू किया गया है। तो अशरप्तता को अंत करने के लिए सरकार के द्वारा 1955 में जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये लाया गया और इसी के लिए ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989 इसको भी लागू किया गया है। अगली हम बात करें, अगला आर्टिकल है अनुच्छेद जो 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों की संविधान उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। सेना तथा शिक्षा को छोड़कर किसी अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाती है राज्य की ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से। तो यहाँ पर सेना तथा शिक्षा में जो उपाधियां दी जाती हैं इन उपाधियों को छोड़ करके अन्य क्षेत्र में कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाती है। जैसे हम पुराने समय में देखते थे कि कोई व्यक्ति के लिए कुंवर या राय बहादुर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से भारतीय संविधान उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगाई जाएगी। केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र की में कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से उपाधियों के अंत का प्रावधान भारतीय संविधान में आर्टिकल 18 के अंतर्गत किया गया है। तो ये हमने बात की आर्टिकल 18 में
जो 14 से लेके 18 तक में प्रावधान है समानता का अधिकार। तो ये प्रकार की समानता लाने का संविधान प्रावधान करता है। एक बार हम फिर से इसको शॉर्ट में समझते हैं या रिवाइज करते हैं। तो आर्टिकल 12 में प्रावधान है राज्य की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल 13 में प्रावधान है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि का निर्माण नहीं करेगा जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो, और इसी अधिकार से न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का जन्म हुआ है, या जो जुडिशियल रिव्यू है उसका यहाँ से जन्म हुआ है। अगली हमने बात की जो समानता का अधिकार है या राइट टू इक्वालिटी है, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में इसका प्रावधान है। तो पहला आर्टिकल जो हमने पढ़ा है आर्टिकल 14, विधि का समान विधि का शासन और विधि का समान संरक्षण। विधि का भारत में शासन स्थापित किया गया है और विधि का सभी के लिए समान संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 15 में हमने बात की कि राज्य किसी भी आधार पर धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर हमने बात की आर्टिकल 16 में कि रोजगार के अवसर में समानता प्रदान की गई है। आर्टिकल 16 में कि राज्य बिना किसी भेदभाव के आधार पर सभी व्यक्तियों के लिए नौकरी या रोजगार उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 17 में बात की हमने अश्रप्तता का अंत की, यहाँ पर बात की अनटचेबिलिटी का अंत की बात की, और आर्टिकल 18 में बात की उपाधियों के अंत की। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने समानता के अधिकार को पढ़ा है। साथ ही में हमने देखा कि राज्य की किस प्रकार से परिभाषा दी गई है, और जो जुडिशियल रिव्यू है इसके बारे में भी हमने चर्चा की। साथ में हमने यहाँ पर बात की जो मूल अधिकार हैं ये संविधान के भाग 3 में 12 से लेके 35 तक में इनका उल्लेख है। इन सारी बातों के बारे में हमने आज की क्लास में स्टार्ट किया। अगली क्लास में हम अगले जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।